हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और हम आपके सामने हैं। नया नोटिफिकेशन आया है आरआरबी पीओ और क्लर्क का, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था क्योंकि कल एक शॉर्ट नोटिस आया था और ये बताया गया था कि रिक्रूटमेंट आने वाली है 7 जून से, जो आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने डिटेल नहीं दी थी, सिर्फ विंडो नोटिफिकेशन आया था। लेकिन अब उन्होंने पूरी डिटेल दे दी है। तो कल वाले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें। आने वाले 10 महीनों में कम से कम आपके पास 6 to 7 चांसेस मिलेंगे जो आपको गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाएंगे। बैंकिंग में बहुत अच्छा चांस आने वाला है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपका आरआरबी के बारे में, यानी आपका जो रिक्रूटमेंट आ गया है अभी, वो रिक्रूटमेंट आया है किसका? आरआरबी पीओ और क्लर्क का। कई लोग इसको आरआरबी से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये आरआरबी जो है रेलवे वाली वैकेंसी है, लेकिन ये रेलवे नहीं है। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे राजस्थान में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है, आपका बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र बैंक है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग बैंक है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं 3 है। तो ऑल ओवर द इंडिया ये आपके 43 बैंक्स हैं और 43 बैंक्स में रिक्रूटमेंट आती है। अभी देखिए ये 3499 पोस्ट है पीओ की, 3500 मैंने लिखा है यहाँ पर, और क्लर्क की करीब 5500 वैकेंसी। और इस बार पिछले 2 सालों से अच्छी वैकेंसी आई है, काफी अच्छी वैकेंसी आई है। और राजस्थान वालों के लिए तो और भी अच्छी न्यूज है क्योंकि राजस्थान में इस बार पीओ और क्लर्क की बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पद मैंने यहां पर लिखे हैं, लेकिन क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, कट ऑफ क्या रहती है, क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसमें सारी जानकारी में पॉइंट टू पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं, पहले आप इसको समझिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है एक्चुअल में रीजनल रूरल बैंक की है। इसमें एक पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की, एक पोस्ट होती है क्लर्क की। आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप पीओ के लिए भी भर सकते हैं, क्लर्क के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होगा। क्लर्क जो है असिस्टेंट है और पीओ ऑफिसर है, उसकी सैलरी ज्यादा है, इसकी सैलरी कम है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसकी जिम्मेदारी थोड़ा कम है। लेकिन इसमें मेन चीजों पे हम बात करते हैं। वो चीजें क्या हो सकती है, तो उन पे हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो एज का क्राइटेरिया क्या है या हमारी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे तो मैं आपको यहीं बता सकता हूं वैसे, लेकिन मैंने इसकी एक ऑफिशियल पीडीएफ भी डाल दी है यहां पर और आपको लिंक में भी मिल जाएगी। जो आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है वो करीब करीब 76 पेज की पीडीएफ है। उसमें से मैंने मेन बातें निकाल दी है कि किस स्टेट में कितनी रिक्रूटमेंट है, कहां कट ऑफ कम जाती है, कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ये सारा वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एज की अगर मैं बात करूं, तो अगर क्लर्क की मैं बात करूं तो 18 साल वाला व्यक्ति इसको भर सकता है, और अगर आप पीओ की बात करें तो पीओ भी 18 साल वाला भर सकता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें एज की मैं बात कर रहा हूं क्लर्क के लिए, पीओ के लिए। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये आरआरबी की रिक्रूटमेंट जो है उसमें मैंने आपको बताया कि पीओ की वैकेंसी आती है, क्लर्क की वैकेंसी आती है। लेकिन यहां पर पीओ के अलावा मैनेजर की भी रिक्रूटमेंट आती है, जिसको हम बोलते हैं स्केल टू ऑफिसर। तो स्केल टू ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है, जिसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है। फिर इसके अलावा इसमें एसओ की भी रिक्रूटमेंट आती है, जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं। तो ये तो सब लोग एलिजिबल होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन इनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो स्केल टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसके लिए आपको किसी बैंक में, प्राइवेट या किसी फाइनेंस कंपनी में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सबके लिए नहीं है, इसलिए मैं इसका पूरा नहीं बता रहा हूं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब क्या? कोई सीए है, कोई एचआर में एमबीए कर रखा है, फाइनेंस में एमबीए कर रखा है, उन लोगों के लिए भी अलग से एग्जाम होता है। आईटी वाला कोई व्यक्ति है, तो ये 4 वैकेंसी एक्चुअल में। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एसओ है यानी एमबीए कर रखा है तो एसओ की भर सकता है, क्लर्क की भर सकता है, पीओ की भी वो फॉर्म भर सकता है। इस तरीके से अलग अलग रिक्रूटमेंट आती है। तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने बताया आपको कि पीडीएफ है इसका, मैं आपको उसमें मेन चीजें बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से रिक्रूटमेंट है। देखिए इसमें एक एक चीज बात करेंगे। तो ये आपका है जो ऑफिशियल आया हुआ है कि क्लर्क जो ये 13वां एग्जाम है, ये जो है ना 23वां एग्जाम है ये आपका। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कौन कौन सी यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि स्केल 1 की आती है, 2 की आती है, 3 की आती है और ऑफिस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आती है, यानी मल्टीपर्पज जिसको हम बोलते हैं। इनकी सारी रिक्रूटमेंट आती है। और कौन कंडक्ट करवाता है इसको? ये कराता है आईबीपीएस। यानी मैंने कल भी बताया था आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भी वहीं से भरना है और वहां से आप रिक्रूटमेंट भी देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है कि ये कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा और कब से
कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो 7 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 7 जून से 27 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मैंने कल भी बता दिया था आपको वीडियो में कि अगस्त में इसका एग्जाम होगा, है ना। ये ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है अगस्त के महीने में आपका एग्जाम होगा और इसका रिजल्ट की डेट फिक्स है, आपका पीओ का इंटरव्यू होगा, उसके बाद 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम यहां पर है और फिर आप देखिए जो आपका ऑनलाइन एग्जाम जो मेंस का एग्जाम है, ये मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये एक तो एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद में क्या है, देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं मेन चीजों के बारे में। तो एज का, जैसे यहां से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 43 बैंक्स जो हैं ये अलग अलग बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आंध्र प्रदेश का भी है, अरुणाचल का भी है, बहुत सारे बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको जैसे देखिए राजस्थान के बैंक अगर हम देखेंगे इसमें तो आपको मिल जाएंगे, यहां पर देखिए राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है राजस्थान में, और ये लैंग्वेज लिखी गई है। लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको सीखना है और बाद में टेस्ट देना है उसका, वो टेस्ट पास करेंगे उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जहां पर हिंदी है, आपने 8th में अगर हिंदी पढ़ी है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है, अगर आपने 8th में वो लैंग्वेज में अपना एग्जाम पास किया है तो वहां पर एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 8th में किसी ने पंजाबी सीखी है और वहां पे एग्जाम दिया हुआ है, 8th का एग्जाम पास किया हुआ है, तो पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, उसको पंजाबी का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कौन से बैंक हैं, कहां पर है, किस स्टेट में है और कौन सी लैंग्वेज वहां फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए। जैसे सपोज आप गुजरात से भरते हैं सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर राजकोट में है गुजरात में, और गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप गुजरात से भर सकते हैं बशर्ते आप गुजराती लैंग्वेज आए, न आए तो 8th में पास की हो, पास भी नहीं की हो तो फिर आप सीखिए और बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, बहुत जनरल टेस्ट होता है, उसमें आप पास हो सकते हैं। 15-20 दिन में, महीने भर में आप गुजराती सीख सकते हैं, उसका टेस्ट होता है। तो ये मैंने बताया आपको कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं इसके बारे में। और फिर आप देखिए इसमें और क्या है इस पीडीएफ में, मेन चीजें मैं आप बता देता हूँ, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी पीडीएफ है, लेकिन इसमें क्या है तो ये सबसे पहले मैंने बताया। फिर इसके बाद में नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी तो इंडियन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो देखना कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। तो 2 तरीके से एलिजिबिलिटी है। कैसे, एक तो ये कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है और एक है कि आपकी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एज की एलिजिबिलिटी तो मैंने अभी आपको बता दी कि आप जो है 18 साल के हो तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन, क्लर्क वाले। क्लर्क वाले अगर 18 साल के हों तो फॉर्म भर सकते हैं। कोई अगर अपर एज में है तो 18 से 28 है, और अगर कोई पीओ में है तो 18 से लगाकर 30 साल है। लेकिन अगर कोई स्केल 2 के लिए भरता है, जो कि मैंने बताया उसमें अनुभव की जरूरत है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, इसलिए मैं वहां नहीं लेके जा रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है रिक्रूटमेंट के बारे में उनको नहीं पता होगा। तो क्लर्क और पीओ की हम बात करें तो 18 से 30, 18 से 28 साल वाले भर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन आप देखिएगा इसमें जो ग्रेजुएशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने अलग अलग दिया, यानी 1 जून 2024 को आप 18 साल के होने चाहिए मिनिमम, या 28 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्राइटेरिया 1 जून का दिया है। लेकिन ग्रेजुएशन पास करने में उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है वो 27 जून दिया है। यानी अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है और वो रिजल्ट आपका 27 जून तक आता है, चाहे वो ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन प्रिंट ले लीजिए उसका, चाहे आपके पास मार्कशीट ना हो, लेकिन 27 जून से पहले पहले आप ग्रेजुएट डिक्लेयर हो जाने चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने बताए। फिर इसके बाद में रिजर्वेशन वगैरह तो है, इनको छोड़ दीजिए आप, डिसेबिलिटी के बारे में छोड़ दीजिए, लोकोमोटिव वगैरह के बारे में छोड़ दीजिए। ये बहुत सारी गाइडलाइन यहाँ पर अलग अलग के बारे में दी हुई है, और भी हम इसके बाद इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आप भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ गया। एक इसमें देखिए क्रेडिट हिस्ट्री का दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट हिस्ट्री का क्या है, ये क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आपने कहीं से लोन लिया और अगर आप वो लोन नहीं चुका रहे हो तो एक सिबिल स्कोर आता है। वो सिबिल स्कोर जिसका अच्छा होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि एसबीआई तो बोलता है कि 650 से ऊपर जिसका स्कोर है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ज्वाइनिंग करते समय अगर कहीं डिफॉल्टर है कोई व्यक्ति और उसका लोन हिस्ट्री खराब है तो उसको ये जॉब नहीं देंगे। तो ये सिबिल स्कोर है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अभी तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने, अभी ये नहीं बोला है कि कितना स्कोर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया बाद में। तो एक तो मैंने आपको एज का क्राइटेरिया बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, और मैंने आपको एलपीटी के बारे में भी बता दिया ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग पीडीएफ में, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो पता लग जाएगा। तो हम बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज इसकी क्या एग्जाम का पैटर्न आता है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या आता है देखिए मैं आपको बताता हूं।
एग्जाम का पैटर्न जो है इसका क्या पूछा जाता है, क्वालिफिकेशन के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्री जो है इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। तो प्री की अगर हम बात करें तो प्री में आपके मैथ्स और रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं और इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कंसोलिडेटेड टाइम मिलता है 45 मिनट्स, बस 45 मिनट का टाइम मिलता है। अब आप देखिए 80 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन इस 45 मिनट में आप मैथ्स भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं। जनरली बैंक के एग्जाम में सेक्शनल टाइम होता है, लेकिन इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है। तो ये प्री का एग्जाम होगा, चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों में ही आपका यही रहेगा। पीओ में भी यही रहेगा, क्लर्क में भी यही रहेगा। फिर इसके बाद में मेंस होगा, दोनों में, पीओ और क्लर्क दोनों में। और मेंस में आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा या बैंकिंग आएगा, और फिर आपका आएगा कंप्यूटर, यानी 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके मेंस में। तो ये 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। लेकिन आपका ये 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का है, ये 40 का है, ये 40 का है और ये 20 नंबर का है, यानी 200 मार्क का ये पेपर होगा। 200 मार्क्स आएंगे इसकी। तो आपको इसके लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए, ठीक है। और ये भी कंसोलिडेटेड टाइम है। कंसोलिडेटेड टाइम का मतलब है कि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसमें आप ये टाइम देना चाहो दे सकते हैं। तो अब आप देखिए क्लर्क के लिए तो प्री होगा और मेंस होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास होना है, लेकिन मेंस की मार्क्स के बेस पर ही आपकी मेरिट बनेगी। तो मेंस के मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे वो मेरिट में आ जाएगा। क्लर्क का तो यहीं तक है। लेकिन पीओ में क्या होगा, पीओ में आपका तीसरा लेवल भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे, और इंटरव्यू और मेंस का पीओ के लिए 80-20 का रेशियो है। 80-20 का रेशियो का मतलब यह है कि 80% वेटेज इसका है और 20% वेटेज इंटरव्यू का है। तो पीओ का इस तरीके से मेरिट बनेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो एग्जामिनेशन है, मैथ, रीजनिंग वगैरह है, इसमें क्या कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ की अगर आप बात करो तो आपका हर स्टेट का अलग कट ऑफ रहता है। यहां पर जो पीओ का एग्जाम है वो पीओ का एग्जाम भी स्टेट वाइज है, न कि आपका दूसरे एसबीआई पीओ के जैसे ऑल इंडिया लेवल पर है। ये आपका स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है, जैसे गुजरात की, राजस्थान की, या फिर आप एमपी की कट ऑफ ले लीजिए। हमारे पास में 2 तो हिंदी स्टेट है और ये गुजराती है। तो पिछले साल अगर हम बात करें पीओ की और या फिर बात करें क्लर्क की, तो आप कट ऑफ देखेंगे तो पिछले साल गुजरात की कट ऑफ करीब 52 रहेगी, इसकी 52, 54 अराउंड। ये पॉइंट्स में नहीं बता रहा हूं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये कट ऑफ रही है। लेकिन अगर आप क्लर्क की बात करें तो 70 कट ऑफ रही है, 75 कट ऑफ रही है, 72 कट ऑफ रही है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान की कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही रहती है, क्योंकि राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन है, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, और वैकेंसी जनरली कम आती है। तो गुजरात की कट ऑफ से ज्यादा रहती है। लेकिन इस बार गुजरात से जो रिक्रूटमेंट है वो कम है, और राजस्थान से गुजरात का डबल रिक्रूटमेंट है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है वो राजस्थान की कट ऑफ इसकी कट ऑफ का सिमिलर रहेगी। तो आप किस स्टेट को अप्लाई करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको राजस्थान से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद गुजरात में रहना और करने से अच्छा राजस्थान है। थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो राजस्थान से हो जाएंगे। हालांकि कट ऑफ कई बार ज्यादातर लोग गुजरात चले जाते हैं तो वहां की अप हो जाती है, कभी राजस्थान की अप हो जाती है, लेकिन इस बार रिक्रूटमेंट अच्छी है राजस्थान में। तो पॉसिबिलिटी यही है कि राजस्थान से फॉर्म भरने में हो सकता है कि उनको गुजरात के बराबर ही कट ऑफ देखने को मिले, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, एमपी में भी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है इस बार। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फॉर्म एमपी से, एक फॉर्म राजस्थान से, या अगर आप लगता है गुजरात से कम जा रहे थे, एक फॉर्म वहां से, एक फॉर्म यहां से भर से। एक फॉर्म का मतलब ये कि पीओ या क्लर्क में से एक गुजरात से भर दिया, एक राजस्थान से भर दिया, या एक एमपी से भर दिया, एक राजस्थान से भर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कट ऑफ बता दी। और अगर हम बात करें, ये तो प्री की कट ऑफ है। अगर आप मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस की कट ऑफ भी अच्छी खासी रहती है, लेकिन वो मेंस की कट ऑफ जो है वो रहती है आउट ऑफ 100, यानी 100 का मतलब पेपर तो 200 नंबर का है, लेकिन वो 100 पे देते हैं। जैसे पिछली बार गुजरात की कट ऑफ करीब 70 गई थी, इसका मतलब वो 200 में से 140, 200 में से 140 कट ऑफ हो गई। जैसे राजस्थान की कट ऑफ पिछली बार 75 अराउंड गई थी मेंस की कट ऑफ, यानी 200 में से 150 कट ऑफ चली गई है। तो इस तरीके से कट ऑफ जाती है, और क्लर्क की कट ऑफ तो इससे भी ज्यादा जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्री, मेंस, कट ऑफ, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया कि पेपर पैटर्न क्या आता है। और 2-3 चीजें अगर हम बात करें कि आपको
जो पेपर में अगर आप जाएंगे तो पेपर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करें वहां पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है आपके पास में। स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे तो आप इतना क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो 80 में से सोचिए 70 या 75 कट ऑफ जा रही है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करना है। इसका मतलब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हमें किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। जो क्वेश्चन हमें लगता है एक आध क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को में अगर आप उलझेंगे तो आप टोटल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वेश्चन ही आप 70 करेंगे तो 70 में 70 तो राइट होंगे नहीं। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन लगता है एक दो क्वेश्चन आपके टफ हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उसमें ज्यादा टाइम देने की बजाय आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ओवरऑल टाइम तो 45 मिनट्स का ही है। तो स्पीड एक्यूरेसी रखना है। प्लस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी माइनस मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी है 0.25। 0.25 का मतलब ये हुआ 1/4, या 1/4 का मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे और एक क्वेश्चन सही कर देंगे तो 0 नंबर आ जाएगा आपका। ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी हमने देख लिया कि क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या पेपर पैटर्न आता है, क्या कट ऑफ रहता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, एक तो आप वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, लेकिन एक थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक तो थंब इंप्रेशन है, वो मैं फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए उसके लिए बता रहा हूं, सिग्नेचर है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ये 3 चीजें आपको फॉर्म भरते समय रखनी है। थंब इंप्रेशन का मतलब यह है कि आपके अंगूठे का निशान है, सिग्नेचर का मतलब साइन होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी आईबीपीएस की वेबसाइट पे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो लिख के स्कैन करके आपको वैकेंसी में डालना है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक में ही लिखना है आपको। कई लोग ब्लू इंक में लिखते थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये तो ब्लैक या ब्लू में चलेगा, यानी ब्लैक में भी हो सकता है, ब्लू में भी हो सकता है थंब इंप्रेशन। सिग्नेचर आपका ब्लैक ब्लू में हो सकता है, किसी में भी करिए, लेकिन आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन सिर्फ ब्लैक में चलेगा। तो या तो आप सारे ब्लैक कर लीजिए, क्योंकि सब में ब्लैक तो है ही आपका, लेकिन अगर आप ब्लू यूज कर रहे हैं, ब्लू पेन यूज कर रहे हैं सिग्नेचर करने में, ब्लू इंक यूज कर रहे हैं आपका थंब इंप्रेशन में, लेकिन आप यहां पर तो ब्लैक इंक ही यूज करिएगा, ब्लैक इंक से ही आप लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अब हम थोड़ा वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज में क्या है, वैकेंसीज में देखिए मैं आपको बताता हूं कहां कहां से कितनी रिक्रूटमेंट है। तो कहां कहां से कितनी रिक्रूटमेंट है ये मैंने लिख लिया है, अभी आप देखिए। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में हम बात कर लेते हैं पहले क्लर्क की रिक्रूटमेंट की और फिर पीओ की रिक्रूटमेंट की। मैं बता रहा हूं इस बार आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी रिक्रूटमेंट आपको ये समझिए पहले कभी नहीं आई होगी। तो अगर हम बात करें राजस्थान में तो 450 क्लर्क की रिक्रूटमेंट आई है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। और अभी एक चीज और मैं बता दूं कि राजस्थान में 2 बैंक है आपके, एक है आरएमजीबी और एक है बीआरकेजीबी। तो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है और एक है आपका बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसने अभी वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड है, यानी इसने रिपोर्ट नहीं की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बैंक की रिक्रूटमेंट है। सोचिए अगर ये बैंक भी कल से रिक्रूटमेंट देता है तो कितनी सारी रिक्रूटमेंट बढ़ सकती है। तो चांसेस राजस्थान में बहुत हाई है, क्लर्क की भी अच्छी रिक्रूटमेंट है और पीओ की भी अच्छी रिक्रूटमेंट है। अब आप इसको देखो कि कंपेयर करो गुजरात से, तो गुजरात में सिर्फ 150 क्लर्क है, 150, और पीओ तो 70 ही है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि गुजरात की कट ऑफ जो है वो कम जाने के चांसेस नहीं है, ज्यादा ही जाएगी। अगर आप एमपी की बात करें तो 657 और 271, यानी ये पीओ और क्लर्क है। तो वहां पर तो पीओ की अच्छी रिक्रूटमेंट है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पीओ में तो देखिए ऑलमोस्ट कॉमन ही रिक्रूटमेंट है, तो कहीं से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। क्लर्क वहां ज्यादा है, तो अगर कोई व्यक्ति एमपी जाना चाहे तो वहां पर तो हिंदी लैंग्वेज है, टेस्ट वगैरह का कोई इशू नहीं, वहां से भी कोई व्यक्ति भर सकते हैं जिसको जॉब की बड़ी नीड है, 2-3 साल से दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन चाहता है। नए वालों के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप राजस्थान से भरिए, एक बार ट्राई करिए, पेपर देना है, देखना है तो यहां से भी भर सकते हैं। अगर आपका जॉब का थोड़ा इशू है, कम कट ऑफ में नौकरी चाहिए, तो आप एमपी भी जा सकते हैं। फिर देखिए 1-2 स्टेट का और मैंने लिया है, जैसे पंजाब। अब हमारे यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हरियाणा पंजाब के भी आते हैं, उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल लिखा है कि आपके स्टेट में उधर भी अच्छी रिक्रूटमेंट है। 348 और 207, यानी इतने तो पीओ हैं जो राजस्थान के ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा ही कम है, और पीओ तो बराबर है, क्लर्क में है, तो पंजाब से भी भर सकते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। एक मैंने हरियाणा का भी लिखा है, और हरियाणा में 182 क्लर्क हैं और 84 जो है पीओ हैं। तो ये इस तरीके की रिक्रूटमेंट है आपके यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 5 स्टेट का बोला है। मेरी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि राजस्थान में भी अच्छी वैकेंसी यहाँ से भरिए, फिर भी आपको एक अदर स्टेट चाहिए तो एमपी से आप भर सकते हैं क्योंकि कट ऑफ कम रहने के चांसेस पूरे हैं। 271 रिक्रूटमेंट है यहाँ पर।
इसके अलावा कुछ लोग जो हैं पिछले कई सालों से कर्नाटक से भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में कट ऑफ बहुत कम रहती है। जैसे राजस्थान में अगर कोई कट ऑफ 75 गई है तो कर्नाटक में 65 नंबर ही जाएगी। लेकिन वहां पे लैंग्वेज का बड़ा इश्यू है, कन्नड़ लैंग्वेज तो किसी को आती नहीं है, वो कोई सीखता भी है, मेहनत भी करता है, तो कुछ लोग लगे भी हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर लैंग्वेज सीखने में इश्यू है तो आप मत भरिएगा। मेरा फर्ज है आपको पोस्ट बताने का, वो मैं पोस्ट बता देता हूं आपको, वहां से अच्छे चांसेस हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेहनत कम करूं और लैंग्वेज पे मेहनत ज्यादा कर लूं और वहां सीख के मैं वहां से कर लूं, तो कर्नाटक की वैकेंसी देखिए 386 है। पीओ की, क्लर्क की वैकेंसी, पीओ तो वहां पर भी कम है, क्लर्क आप चाहे तो कर्नाटक से डाल सकते हैं, लेकिन पीओ की रिक्रूटमेंट तो इतनी है वहां पर। तो ये मैंने आपको बताया वैकेंसी वाइज कहां से ज्यादा वैकेंसी, कहां से भर सकते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। कट ऑफ की हमने बात कर ली है, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, एलपीटी वगैरह हमने सारी बात कर ली है। आपको टाइमिंग वगैरह मैंने बता दिया है, नेगेटिव कट ऑफ बता दिया। एक चीज और जो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका मैंने पेपर पैटर्न बताया है, इस पेपर पैटर्न में आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें रहेगी, हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल 200 में से 100 ले आओ, वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में मिला के ले आओ, आप जीए में नहीं लाओ तो फेल हो जाएंगे। हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, लेकिन वो सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा कम होती है, ओवरऑल कट ऑफ तो ज्यादा होती है, सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा कम होती है, तो वहां से आप ला सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो ये, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई ऐसी स्पेसिफिक जानकारी है। तो मैंने आपको एक बार डिटेल बता दिया है। फिर भी आपको कोई ऐसी चीज लगती है जिसका जवाब देना जरूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में, ओपन है कमेंट बॉक्स, वहां पर कमेंट करिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम एक और वीडियो लेके आ जाएंगे, यहाँ पर वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। इस वैकेंसी का जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू, अलॉटमेंट वगैरह सबके लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एग्जाम सेंटर्स वगैरह सबके लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कट ऑफ स्कोर, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग भी है या कट ऑफ भी है, तो इन सब के लिए दिया है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, यानी मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, सब में मिनिमम स्कोर आपको लाना जरूरी है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, तो वो भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या, ये कट ऑफ डेट से शुरू में, और यहां पर देखिए क्या है, एप्लीकेशन फीस है, कट ऑफ स्कोर है, आपका पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर है, कट ऑफ स्कोर वो कैसे निकालते हैं वो दे रखा है इसमें। क्रेडिट हिस्ट्री का मैंने आपको बताया, सिबिल की रिपोर्ट है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखी है। इकोनॉमी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, क्लर्क के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया आपको, ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ आपको, ग्रेजुएशन के अलावा इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ये शायद निकल गया है। लेकिन मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, आप ट्राई करिएगा इस रिक्रूटमेंट को भरने का। अगर कोई भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसकी पीडीएफ की डिटेल हम आपको डाल देंगे, वहां मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।